बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम हमारी एक व्यूवर हादिया की फरमाइश पर जॉन मिल्टन की एरोपेजिटिका की समरी देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जॉन मिल्टन की एरोपेजिटिका है क्या? ये फर्स्ट रिटन वर्क्स में से एक है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है कि स्पीच को आज़ाद होना चाहिए, हर बंदे को हक हो कि वो आवाज़ उठा सके, कुछ गलत हो रहा है या जो भी उसको ठीक नहीं लग रहा उस पर वो आवाज़ उठा सके। इसके साथ साथ प्रेस भी आज़ाद होना चाहिए। प्रेस में उस वक़्त से मुराद ये है कि प्रिंटेड मीडिया, उस वक़्त किताबों का दौर था, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो वो फ्रीडम ऑफ प्रेस पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बात करता है कि लोगों को हक होना चाहिए कि वो जो बोलना चाहें वो बोल सकें, जो वो लिखना चाहें वो लिख सकें। और ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोटेस्ट में लिखा गया था सेंसरशिप ऑफ प्रिंटेड वर्क के। उस टाइम पर जो किंग था उसने एक तरह का कानून पास कर दिया था कि कोई भी जो रिटन वर्क है उसको तब तक पब्लिश नहीं किया जाएगा जब तक पहले उसकी सेंसरशिप नहीं हो जाती है। सेंसर बोर्ड में पहले वो भेजा जाएगा, उसकी काट छांट होगी, फिर जो हमें मुनासिब लगेगा हम उसको आगे जो है ना प्रेस के लिए भेजेंगे, उसको आगे प्रिंट होने के लिए भेजेंगे। तो ये चीज़ जॉन मिल्टन को पसंद नहीं आई और उसने ये डॉक्यूमेंट लिखा था एक प्रोटेस्ट के तौर पर, मज़ाहमत के तौर पर कि प्रिंटेड वर्क का सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है, और मिल्टन ये कहता है कि सेंसरशिप अगर जे अच्छे या सही मकासद से भी शुरू की जाए, ये गवर्नमेंट की पावर के मिसयूज़ का रास्ता खोल देती है। अगर आप स्टार्ट में अच्छी नीयत भी रखो कि ठीक है कोई गलत चीज़ लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अफरा तफरी नहीं फैलनी चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट से, लेकिन बाद में ये चीज़ जो है ना गवर्नमेंट को अपनी पावर का मिसयूज़ करने के लिए रास्ते खोल देगी कि फिर वो किसी भी अपने खिलाफ हुई बात का जो है ना रास्ता बंद कर देंगे, वो उसको आने ही नहीं देंगे। और जब कोई प्रेस पे नहीं होगा, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा, तो उनको आज़ादी मिल जाएगी कि वो लोगों को अप्रेस कर सकें, लोगों पे प्रॉब्लम्स ला सकें। ठीक है, तो ये जो पावर है सेंसरशिप की, अगर इसको स्टार्ट में हार्मलेस पर्पस के लिए भी यूटिलाइज़ किया जाए, ये बाद में लोगों पर जुल्म के दरवाजे खोलेगी। ये उसने मेन जो पॉइंट उठाया है एरोपेजिटिका में सारी में, वो सारा पॉइंट सिर्फ यही है। अगर हमने एरोपेजिटिका की इंपॉर्टेंस और इफ़ेक्ट को समझना है तो पहले हम इसके ऑथर को समझ लेते हैं कि इसका ऑथर कौन है। जॉन मिल्टन एक इंग्लिश ऑथर है और हिस्टोरियन है जो ग्रेट ब्रिटेन में रहता था। और किस टाइम पीरियड का ये बंदा है? प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन का। ये कैसा टाइम पीरियड है जबकि प्रोटेस्टेंट्स अपनी टाइम पर बड़े अरूज में थे। ठीक है, एक प्यूरिटन मूवमेंट चल रही थी। एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें कहा जा रहा था कि चर्च में जो गलत तरह की रस्में या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो जो ऑप्रेस कर रहा है, चर्च अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ ये एक तहरीक थी। फिर इसके अलावा ये कि किंग जो था उसकी गलत इख्तियारात और उनका इस्तेमाल, उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक थी। प्यूरिटन वर्ड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्योरिटी चाहते थे, चाहे वो सियासत में हो जाए चाहे वो मज़हब में हो जाए, ये प्योरिटी चाहते थे। ठीक है, ये एक तरह से शिद्दत पसंद लोग थे जो कि खुदा के कानून को ही लागू करना चाहते थे। तो वो एक प्यूरिटन था जो कि हु अपोज द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट रिलीजन। ठीक है, स्टेट में जो रिलीजन, एक देखो उस टाइम पर ये था कि पहले पोप की प्रॉपर, जो पोप होता है पादरी होता है मेन इनका बड़ा, पहले उसकी इजारादारी चल रही थी। फिर उसके बाद ये हुआ था कि पोप को हटा कर जो है किंग ने वो अपना इख्तियार संभाल लिया था। तो वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ था, इस तरह की पावर को एम्फसाइज करने के ख़िलाफ़ था। और उसने बड़ा शिद्दत से जो है ना कंपेन चलाई थी कि जो चर्च में जो गलत चीज़ें चल रही हैं इंग्लैंड में उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है, उसकी तमाम राइटिंग्स में उसने इंडिविजुअल की फ्रीडम पर बात की है, रिलीजियस टॉलरेशन की बात की है और खुदा के तरीक़ों के मुताबिक चलने की बात की है। उसकी जितनी भी हम राइटिंग्स उठा लें, हमें ये 2-3 चीज़ें उसकी राइटिंग्स में लाजमी मिलती हैं कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम तो चाहता ही चाहता है कि एक बंदा आज़ाद होना चाहिए, उसे कुछ अच्छा लग रहा है कुछ बुरा लग रहा है वो उस पर बात कर सके, वो जिस तरह से अमल करना चाहता है वो वैसे अमल कर सके, जैसे रहना चाहता है वैसे रह सके। दूसरा वो ये कहता है कि रिलीजियस टॉलरेशन होनी चाहिए, मज़हब के नाम पर जो है ना फ़िरका बंदी और एक दूसरे के साथ जो ये आप गलत सलूक करते हो, एक फ़िरके के लोगों ने दूसरों को मारपीट करना शुरू कर दिया, या फिर ये कि आपने ऐसा कोई कानून लगा दिया कि जिन एक फ़िरका ही काबिल कबूल है दूसरा फ़िरका काबिल कबूल नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिलीजियस टॉलरेशन होनी चाहिए। याद रहे क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे फ़िरके हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे वो क्या कहता है कि खुदा के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। रिलीजियस बंदा था
और उसने अपनी जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें भी उसने हमें यही एक तरह से मैसेज दिया है कि खुदा के बनाए हुए असूलों के मुताबिक अगर आप ज़िंदगी गुजारते हो तो आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजरती है। तो यही चीज़ हमें उसकी तमाम राइटिंग्स में मिलती है। उसने इस बात पर भी स्ट्रेस डाला कि खुदा के पास एबिलिटी है कि वो मॉरल सिंस के नेगेटिव इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दे, या फिर ये कि वो खुदा जो है वो आपके गुनाहों पर आपको सज़ा भी दे सकता है और वो आपकी अच्छाइयों पर आपको जो है ना सिला भी दे सकता है। तो ये चीज़ उसकी नज़र आती है। उसने एरोपैजिटिका क्यों लिखी, इसका पर्पस समझ लेते हैं। ये 1644 में लिखी गई थी एक लॉ के रिस्पॉन्स में जो कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसको कहा जाता है लाइसेंसिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या हुआ था कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था लाइसेंसिंग ऑर्डर के नाम से। उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में ये लिखी थी, एक्ट में ये कहा गया था कि नेशनल गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो पनिश कर सकती है किसी भी ऑथर को फॉर राइटिंग अ वर्क दैट वाज कंसीडर्ड कंट्रोवर्शियल काम लिखने पे गवर्नमेंट जो है वो उनको पनिश कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट डिजायर टू प्रिवेंट पब्लिकेशन ऑफ व्हाट इट कंसीडर्ड टू बी लाइज और ब्लास्फेमीज और वर्क्स बाय अनडिजायरेबल ऑथर्स। अब वो ये कह रहे हैं कि उनको पूरा इख्तियार है पार्लियामेंट को कि वो जो है इस तरह की पब्लिकेशन को रोक दें जो कि झूठ पर या ब्लास्फेमी पर या इस तरह की चीज़ों पर मुश्तमिल है, जो कि लोगों में गलत तरह की चीज़ें फैलाएं, अफरा तफरी फैलाएं। ठीक है, ब्लास्फेमी क्या हो सकती है, यानी कि चर्च के ख़िलाफ़ अगर आप बात कर लो, ठीक है, किंग के ख़िलाफ़ अगर आप बात कर लो, तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो प्रिंट ही नहीं होने दी जाएगी। It required all publications to be licensed by the government before they were spread to the public. पब्लिक में कोई भी काम जाने से पहले उसको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस में क्या होगा कि पहले कांट छांट होगी। अव्वल तो कोई बंदा डर के मारे अपना वर्क वहाँ पे पहुँचाएगा नहीं, जो पहुँचाएगा वो फिर पहले खुद ही उसको बड़ा एहतियात से लिखेगा। दूसरा, फिर अगर वो कुछ ऐसा होगा भी तो उसमें उसको आगे नहीं पब्लिश ही नहीं होने दिया जाएगा। तो ये सारा इसका जो है ना लॉ कह रहा था। कौन सा लॉ है ये? लाइसेंसिंग ऑर्डर, जो कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने पास किया था। मिल्टन को इस चीज़ से ये डर पड़ गया कि ये जो पावर है ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स एब्यूज़ कर सकते हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह तो शख्सी आज़ादी और प्रेस की आज़ादी भी बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी। दूसरा ये कि फिर ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ये तो फिर बहुत ज़्यादा बेबाक हो जाएंगे, क्योंकि इन पर कोई रोकथाम करने वाला, इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। अब हम एरोपैजिटिका की समरी देख लेते हैं। मेजर आर्ग्यूमेंट जो है एरोपैजिटिका में वो है एडवोकेटिंग फ्रीडम ऑफ द प्रेस, के प्रेस को आज़ाद होना चाहिए। मिल्टन ने यहाँ पर आर्ग्यू किया है कि गवर्नमेंट को ये पनिशमेंट अलाउ नहीं करनी चाहिए इंडिविजुअल्स पर, सिंपली इस वजह से कि वो ऐसा टेक्स्ट उन्होंने प्रिंट किया जो कि कंट्रोवर्शियल है, यानी कि वो इस सज़ा के ख़िलाफ़ है जो गवर्नमेंट ने पास की थी कि जो भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि कंट्रोवर्शियल वर्क को पब्लिश करवाता है वो उसको सज़ा दी जाएगी। तो वो उस चीज़ पर आर्ग्यू करता है कि ये सज़ा देना ठीक नहीं है। इसके साथ साथ वो ये कहता है कि गवर्नमेंट को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों के लिखे हुए वर्क को सेंसर करे जो कि उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो गवर्नमेंट को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो उसको सेंसर कर दे, क्योंकि लोगों को हक़ है, आवाम को हक़ है कि वो जो बात करना चाहें वो करें। इंस्टेड उनको, ऑथर्स को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उसका कहना यह है कि जो भी वो करना चाहते हैं वो करें। अगर आप सेंसर करते हो ऑथर को या उनको पनिश करते हो तो रिज़ल्ट जो है वो एक ऐसी पावर की सूरत में होगा जिसको कोई रोक नहीं सकता, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आज भी यूज़ किए जाते हैं और वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं सेंसरशिप के ख़िलाफ़, चाहे आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अगर उसकी सेंसरशिप पे बात आ जाएगी तो ऑब्वियसली ये सारे आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पर भी आते हैं। मज़ीद जो है एरोपैजिटिका में मिल्टन ने फोकस नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज पे रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस। वो लॉज की बात नहीं कर रहा, वो लॉ के हिसाब से, कानून के हवाले से बात नहीं कर रहा है, वो हमें कानून नहीं समझा रहा है, बल्कि उसने ये शो किया है कि लॉज अबाउट प्रेस एंड सेंसरशिप कुड बी अब्यूज्ड।
ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि ये लॉ ठीक है या नहीं ठीक है, ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। वो कह रहा है कि इसमें जो है पावर का गलत इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये सेंसरशिप गलत हाथों में जा सकती है, गलत तरह से इस्तेमाल हो सकती है। इन एसेंस उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लॉजिकल हैं रादर देन लीगलिस्टिक, ठीक है। वो हमें जो है ना लीगल पॉइंट्स नहीं बता रहा, कानून की बारीकियों को नहीं इसने यहाँ पे उठाया, बल्कि वो लॉजिकल बातें कर रहा है, आम लोगों की ज़बान में बात कर रहा है, कानूनदान की ज़बान में बात नहीं कर रहा। मिल्टन ने अपनी पब्लिकेशन का स्टार्ट कैसे किया, ये कहकर कि कोई भी कंट्री, हत्ता कि इंग्लिश कॉमनवेल्थ उस वक़्त जो हुकूमत थी उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, कुड बी फ्री फ्रॉम मिस्टेक और ग्रीवेंसेस, कोई भी जो गवर्नमेंट है वो गलतियों से पाक नहीं हो सकती है, ठीक है। हर गवर्नमेंट में कोई ना कोई कमियां और कोताहियां होती हैं। तो रादर देन सप्रेसिंग दोज हु हैव कंप्लेंट्स, द गवर्नमेंट शुड एक्नॉलेज एंड रिजॉल्व देयर इश्यूज़। तो बजाय इसके कि जो भी बंदा आपके सामने कंप्लेंट्स लेके आए कि ये चीज़ ऐसे करें वैसे करें या आपने ठीक नहीं किया, तो उनकी बात को दबाने की बजाय आपको चाहिए कि आप उनके मसाइल को सुने और उनको रिजॉल्व करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप आवाज़ को दबा दें। तारीफ़ अच्छी है बट इट शुड बी एनालाइज्ड फॉर सिंसेरिटी एंड जस्टिफिकेशन। तारीफ़ अगर कोई आपकी कर रहा है तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ तारीफ़ें ही सुनना चाहते हैं, आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं कर रहे इसलिए आप लोगों की आवाज़ को दबा रहे हैं, सिर्फ आप अपने हक़ में जो है ना पॉजिटिव चीज़ों को पब्लिश होने और आगे जाने दे रहे हैं। वो ये भी कहता है कि गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि ये लॉ जो है कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि इससे जो है झूठ या ब्लास्फेमी टाइप चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें जो इंतशार फैलाएं लोगों में, वो नहीं आएंगी। लेकिन वो ये कहता है कि ये समझा जा रहा है अभी कि गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये बेनिफिशियल होगा कंट्री के लिए। इट वॉज क्रिएटेड बाय दोज हु वर नॉट एग्रीएबल टू द गवर्नमेंट। लेकिन ये बनाया किन लोगों में, किन लोगों की तरफ से, जो कि खुद गवर्नमेंट के लिए एग्रीएबल नहीं थे। यानी कि आप ये समझ लो कि उन लोगों ने ये लॉ बनाया है या उन लोगों की इस चीज़ में अमल दखल है जो कि खुद गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो देखो वो इसका आगे चल के कैसे मिसयूज़ कर सकते हैं। मज़ीद वो ये सजेस्ट करता है कि ये जो लॉ है ये वुड बी एसेंशियली इनइफेक्टिव, ठीक है। ये इनइफेक्टिव रहेगा मज़ीद, क्योंकि स्कैंडलस या ब्लास्फेमस वर्ड बुक्स जो हैं वो विद या विदाउट लॉ डिज़ाइन और सेंसरशिप के भी वो पब्लिश हो सकती हैं। वो ये कह रहा है कि आपका ये जो लॉ है, ये जो आपने लगाया है, ये इनइफेक्टिव रहना, ये काम नहीं आना, क्योंकि स्कैंडल बनाने वाली या ब्लास्फेमी वाली, ठीक है, तौहीन, ब्लास्फेमिस का मतलब होता है तौहीन करने वाली किताबें। अब ये जिस तरह हमारे यहाँ पर रिलीजन के किसी टॉपिक पर कोई गलत बात कर दी जाए तो उसको जिस तरह से तौहीन कहा जाता है, इसी तरह वहाँ पर भी चर्च या इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ बात हो तो वो ब्लास्फेमी में आती है। तो वो ये कह रहा है कि इस तरह की किताबें जो हैं वो बग़ैर प्रिंट के भी, वो अननोन तरीके से भी लोग छाप के लेके आ सकते हैं, आपको पता भी ना चले जब तक वो आ जाएँ। तो ये वहाँ पर जो है ना ये लॉ आपका काम नहीं करेगा। उसका जो मेन सब्जेक्ट ऑफ अटैक है वो लाइसेंसिंग ऑर्डर है 1643 का। ये हम देख चुके हैं कि वो मेनली इसी लाइसेंसिंग ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। 1643 में ये लाइसेंसिंग ऑर्डर आया था और 1644 में उसने एरोपेजिटिका लिखी थी। वो ये कहता है कि रिक्वायरिंग बुक्स टू बी लाइसेंस बिफोर दे वर वाइडली पब्लिश्ड हैड सीवियर प्रॉब्लम्स। अब वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी, किताबें जो हैं वो लोगों के हाथ में जाने से पहले, पब्लिश होने से पहले, उनको लाइसेंस अगर आप करते हो, आप उनको अगर जो है ना सेंसरशिप में डालते हो, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी अब वो उनकी बात कर रहा है। पहली बात तो ये कि इट प्रिवेंट authors from ever revising or expanding a work after their initial work had been licensed। इससे ये होगा कि जब आप एक राइटर के वर्क को पहले लाइसेंस कर दो, ठीक है, आप उसमें जो है ना उसकी काट छांट कर दो या उसको आगे ही ना आने दो, तो फिर वो राइटर में दोबारा हिम्मत ही नहीं होगी, वो उसमें इतना जज्बा ही नहीं होगा कि वो दोबारा उस वर्क को रिवाइज करे या और कोई उस टॉपिक पे या इस तरह से कोई और वर्क लिखे। तो एक तरह से आपने राइटर को लिखने से ही रोक दिया, आपने उसके अंदर वो जज्बा ही मार दिया। दूसरा ये कि इट इंटरफर्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ न्यू एंड नॉवल आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग एन इशू। एक इशू पर जो भी नए या अच्छे आइडियाज़ लोगों के आ रहे थे, देखो हर बंदा जो है ना वो एक डिफरेंट जहन रखता है और हर जहन में कोई भी अच्छी कोई भी नई सोच आ सकती है जो पहले किसी ने ना सोची हो। तो वो ये कह रहा है कि किसी भी इशू पर नए आइडियाज़ जो हैं वो आपने रोक दिए। जब वो आपने लोगों को बात करना ही रोक दिया, आपने उनके आइडियाज़ को पब्लिश होना ही रोक दिया, तो आपने एक इशू पर नए या नोवेल आइडियाज़ या पर्सपेक्टिव्स, जो सोचों का नज़रिया होता है, तौर तरीका होता है किसी चीज़ को देखने का, आपने उसको रोक दिया। ऑथर्स वुड बी सो फिल्ड विद ट्रेपिडेशन अबाउट पब्लिशिंग न्यू आइडियाज़ दैट दे वुड नेवर इवन ट्राई। वो इतने डिसहार्ट हो जाएंगे अगर आप सेंसरशिप में उनकी चीज़ों को डालेंगे या पब्लिश नहीं होने देंगे कि वो दोबारा ट्राई नहीं करेंगे।
ठीक है। तीसरा आर्ग्यूमेंट वो ये कहता है कि कुछ सेंसरशिप जो है वो इनएक्यूरेटली परफॉर्म की जाएगी। जो किताबें डिज़र्व करती हैं कि उनको पब्लिश किया जाए उनको रोक दिया जाएगा, और जो किताबें डिज़र्व नहीं करती हैं कि उनको पब्लिश किया जाए उनको पब्लिश होने दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है ना 2 नंबर ही चल सकती है। ठीक है, ये 3 उसने यहाँ पर पॉइंट्स बताए थे कि ये जो है इसमें प्रॉब्लम्स है। पहला उसने ये कहा था कि ऑथर्स जो हैं वो दोबारा अपने वर्क को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि आप नए आइडियाज़ को रोक देंगे। और तीसरा आर्ग्यूमेंट उसने ये किया था कि सेंसरशिप क्या ज़रूरी है कि ठीक तरह से परफॉर्म की जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चीज़ें नहीं पब्लिश करने वाली वो पब्लिशिंग पे आ जाएँ और जो अच्छी हैं वो पीछे रह जाएँ। Or in addition to the possible future effects of the licensing order, Milton also connected the law to undesirable ideologies. अब उसने possible further effects तो बताए हमें licensing orders के जो possible further effects हो सकते हैं, साथ उसने इस लॉ को अनडिज़ायरेबल आइडियोलॉजी से कनेक्ट कर दिया। उसने एक कनेक्शन बताया कि सेंसरशिप और कैथोलिसिज्म में एक कनेक्शन है। ठीक है, कैथोलिक जो चर्च है उस वक़्त का, वो और सेंसरशिप इसमें जो है कनेक्शन है। उसने ये भी बोला कि सेंसरशिप जो है ये पैट्रियोटिज़म और नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ है। पहले उसने क्या किया, उसने फिर ऐसे दावे दिए या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स बताए कि ये जो सेंसरशिप है, यूज़ ऑफ सेंसरशिप और जो कैथोलिसिज्म है, कैथोलिक जो चर्च है, इसमें ना थोड़ा सा लिंक है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि मज़हब का यहाँ पर अमल दखल चलेगा, और जब चलेगा तो फिर आगे वो मज़हब के ख़िलाफ़, मज़हब में जितना भी मतलब करप्शन आ जाए फिर तो वो लोगों को इस पर बात करने ही नहीं दिया जाएगा। फिर उसने ये कहा कि ये जो सेंसरशिप है ये पैट्रियोटिज़म और नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ है, ये कौमियत के और मुल्क की जो सोच है आपकी, मुल्क से मोहब्बत है या कौम से मोहब्बत है, ये उसके ख़िलाफ़ है। अगर सेंसरशिप इस्तेमाल की जाएगी तो नेशन जो है वो इनलाइटेड आइडियाज़ के साथ जो है कनेक्ट नहीं हो पाएगी। नेशन में नए आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे। आपने लोगों के नए आइडियाज़ को तो आगे आने से रोक दिया, उनकी ज़बान आपने बंद करवा दी, तो नेशन की तो तरक्की रुक जाएगी। मिल्टन ने एसोसिएट किया एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू आइडियाज़ को विद रिस्पेक्टेड एंड रेवर्ड कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ सच एज एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। उसने फिर हवाले दिए हैं कि पिछली जो आप देखो कल्चर उठा के देखो ग्रीस या रोम के, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि वो क्यों फ्लरिश की, क्योंकि वो नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया करती थी, इसलिए वो कौमें फ्लरिश की। अगर आपने नए आइडियाज़ को आना ही रोक दिया तो आपने तो अपनी तरक्की पर रोक डाल दी। उसने ये नोट किया कि एक्शंस ऑफ लीडर्स हु वर रिस्पेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड ऑफन रिफ्यूटेड द एफिकेसी एंड नेसेसिटी ऑफ सेंसरशिप। उसने ये भी नोट किया कि ऐसे लीडर जो कि इंग्लैंड के चर्च के बड़े रिस्पेक्टेड मेंबर्स समझे जाते हैं, वो खुद जो है सेंसरशिप की जो नेसेसिटी है उस पर वो सवाल उठाते हैं। यानी कि उनको खुद भी इस चीज़ को पसंद नहीं वो करते कि जो है ना सेंसरशिप ये होनी चाहिए, हालांकि वो चर्च में बड़े मोअज़्ज़ज़ समझे जाते हैं। मज़ीद वो ये कहता है कि बहुत सारी जो रिलीजियस राइटिंग्स हैं वो इस लॉ के ज़रिए रोकी जा सकती हैं, हत्ता कि जब होली बाइबल है उस पर भी जब बात आएगी तो फिर तो वो भी कल को रोकी जाएगी, क्योंकि आपकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो बाइबल के ख़िलाफ़ हैं। आप बाइबल के अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर रहे, तो बाइबल की भी आप कल को पब्लिकेशन रोक दोगे अपने मामलात को सही चलाने के लिए, तो एक तरह से आपने ज़िंदगी का दायरा कार तंग कर देना है। फिर वो ये कहता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं बिहेवियर और बिलीव्स के, वो किताबों के बग़ैर भी और किताबों के साथ भी ट्रांसमिट हो सकता है। यानी कि हुकूमत ने बात ये की थी कि हम जो है ना झूठ और गलत सोचें और ब्लास्फेमस चीज़ें हम आगे आने नहीं देना चाहते, इसलिए हम सेंसरशिप कर रहे हैं। तो वो ये बता रहा है यहाँ पर कि जो बिहेवियर या बिलीव्स के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको किताबों की ज़रूरत नहीं होती, वो बग़ैर किताबों के भी फैल सकते हैं। प्रॉब्लम्स अगर आप रोकना चाहते हैं तो वो बग़ैर किताबों के भी फैल सकती हैं। तो वो ओवरऑल उसका जो सारा ये आर्ग्यूमेंट रहा, इसमें उसने लीगली कोई बात नहीं की बल्कि उसने लॉजिकल बातें की हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सेंसरशिप की वजह से, और यही मेन उसकी एरोपैजिटिका है। इसकी हमने समरी देख ली है, थोड़ा सा राइटर का इंट्रोडक्शन देखा और एरोपैजिटिका क्यों लिखी गई वो देखा। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।